हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द इवनिंग शिफ्ट के पार्ट बी सेक्शन 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी लास्ट सेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं इस इवनिंग शिफ्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी मॉर्निंग शिफ्ट के सभी सेक्शंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने बच्चों इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा और कमेंट भी पिन कर दूंगा। आप इन लेक्चर्स को भी देख लेना, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, पार्ट बी सेक्शन 5, हियर यू कैन से पार्ट बी सेक्शन 5। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 5 मार्कर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला हुआ है इसमें? यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है जिसको हमें सॉल्व करने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूज करना होगा। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करिए, इन दोनों मैट्रिसेस को ना कुछ नाम दे दो। इसे मैट्रिक्स ए बोल दो और इसे सेपरेटली लिखते हुए मैट्रिक्स बी बोल दो, ऐसे। ठीक है ना। अभी यहाँ तो स्पेस की कमी के कारण मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, आप इन्हें अलग अलग लिख लेना। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो होगा ये कि अब हम a इंटू बी फाइंड कर रहे होंगे। तो जैसे a इंटू बी फाइंड करेंगे, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 3 इंटू -1 यानी -3 प्लस 16 -30, तो क्या बन रहा है ये? तो 16 -3 यानी प्लस का 13 -30, दैट इज -17। ठीक है, उसके बाद रो 1 इंटू C2 आएगा, तो 3 इंटू -5 यानी -15 प्लस 12 प्लस 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे 3 इंटू -1 यानी -3, -2 इंटू 9 यानी -18, एंड फिर 7 इंटू 3 यानी प्लस का 21, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये -17, ये 0, ये 0, ये 0 और ये -17। अगर आप लोग नोट करें बच्चों, तो मैंने बाकी एलिमेंट्स यानी रो 2 के एलिमेंट्स एंड रो 3 के एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख दिए। मुझे कैसे पता चला कि ये एज इट इज़ ऐसा ही आने वाला है? अच्छा, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप एक बार चेक करके देखना, करो मल्टीप्लाई, यही आएगा, पक्का यही आएगा। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करके और फिर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता यह है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाता है? ये होता है के इंटू यूनिट मैट्रिक्स, इस तरीके से आ जाता है। और के यहाँ पर क्या है? कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ से पूरे में से -17 कॉमन लेंगे तो यू विल रियलाइज अंदर क्या मिलेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और एक बार ध्यान से देखिए, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, क्या नाम है इसका? इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स है। तो यही तो मैंने बोला था बच्चों कि क्या होता है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पे रियल नंबर इनटू यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मिल जाता है। तो हमें ऐसा मिल गया है ना, यही बात मैंने कही आप लोगों से। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। वैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखे थे ना, तो आप उनको वेरीफाई करके देख लो, यही आएगा पक्का भाई, आई प्रॉमिस। तो एनीवे हमने प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या करना है? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती है ना बच्चों, इन इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेते हैं और उससे एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। फिर वेरिएबल वाला एक मैट्रिक्स होता है और कांस्टेंट वाला भी एक मैट्रिक्स होता है। अब नॉर्मली जो कोफिशिएंट्स लेकर हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसे मैट्रिक्स ए बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप इसे मैट्रिक्स ए बोलेंगे तो क्वेश्चन में तो पहले से एक मैट्रिक्स था जिसे तुमने ए ऑलरेडी बोल दिया है। तो एक काम करो, कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को हम यहाँ मैट्रिक्स पी बोल देंगे। ये बनेगा 3 -2 3। पहले इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए। अब दूसरे इक्वेशन में चलो, तो 2 1 -1। अब थर्ड इक्वेशन में देख लो, तो दिस इज 4 -3 2। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाओ। अभी जो आपने मैट्रिक्स पी लिखा है ना, अभी जो आपने मैट्रिक्स पी लिखा है और जो गिवन क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स थे जिनमें से तुमने एक को ए और एक को बी माना था,
उनमें से किसी एक मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स P के साथ कंपेयर करके देखो, तो आपको दिखेगा कि ये वाला जिसको तुमने मैट्रिक्स A माना है बच्चों, ये वाला बिल्कुल वही है जो तुमने अब मैट्रिक्स P लिया है बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ XYZ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो P विल बी सेम एज मैट्रिक्स A। समझे? अच्छा, इसके बाद हम एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लेते हैं, तो ये रहा मैट्रिक्स X जिसमें वेरिएबल XYZ, और ये रहा आपका मैट्रिक्स B जिसमें हम कांस्टेंट लेते हैं। अब नॉर्मली तो मैट्रिक्स बी लेते हो, लेकिन अभी तो मैट्रिक्स बी ऑलरेडी आप लोग कुछ एज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स सी ले लो भाई, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रहा 8 1 4। ठीक है बच्चों, इतना काम क्लियर है सबको। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होता ये है कि हम लोग ये बोलते हैं कि x विल बी इक्वल टू पी इनवर्स, तो यहाँ पी इनवर्स वही आएगा जो ए इनवर्स आएगा, क्योंकि पी और ए सेम है, इनटू, बात समझ आ रही है। अब यहां पर मैट्रिक्स सी की वैल्यू तो मुझे पता है, यहीं पर दिख रही है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए हम लोग अब इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो कंसेप्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि अगर मैट्रिक्स ए इंटू बी इज सेम एज मैट्रिक्स बी इंटू ए एंड ऑल दीज आर इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, यानी ए बी इज सेम एज बी ए एंड बोथ आर इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि A इनवर्स इज B एंड B इनवर्स इज मैट्रिक्स A। कहने का मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स है और दूसरा मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का इनवर्स है। इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो ये डेफिनेशन है इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेशन यानी कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं इसको यूज भी करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पर देखो a इंटू बी इक्वल्स -17i, यहाँ पर देखो, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट आपने बनाया था ना। अब इस रिजल्ट से ध्यान से देखना, मुझे चाहिए a इनवर्स, तो मैं क्या करूँगा, a इंटू -1/17 इंटू बी इज इक्वल टू आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर b इंटू -1/17, समझे, यानी b इंटू अ स्केलर क्वांटिटी अ रियल नंबर, तो b इंटू अ रियल नंबर मतलब अ मैट्रिक्स इंटू अ रियल नंबर इज अनदर मैट्रिक्स। मतलब फॉर दैट मैटर अगर आपको समझाने के लिए मैं कह दूं कि ये a इंटू डी इक्वल टू आई है, जहां d का मतलब क्या है, तो यहां पर d का मतलब ये ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर आपको एलोबरेट किया, यहाँ टॉप में ये देखो, ऊपर मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो फिर ये जो चीज मैंने आपको एलोबरेट की है ना बच्चों, इस डेफिनेशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या है, तो मैट्रिक्स डी है, और वैसे डी इनवर्स क्या है, तो मैट्रिक्स ए है। तो हमें डी इनवर्स तो चाहिए नहीं, हमें ए इनवर्स चाहिए। अब डी मैंने किसको बोला, तो मैंने बोला था -1/17 इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो यहां से तुम्हें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई बच्चों, बात समझ आ रही है। हमें क्या मिल गया, हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। इस ए इनवर्स की वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब चलते हैं जरा अगले पेज पे और ये काम भी कर लेते हैं। तो हेयर इट इज, तो बच्चों यहाँ से मैट्रिक्स एक्स क्या बन जाएगा आपका, सो दिस विल बी -1/17 इंटू मैट्रिक्स बी। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म भी कर लेता हूँ। तो रो 1 का तो ठीक है, रो 2 है आपका -8 -6 -9, -8 -6 और ये 9, और इसके बाद क्या है -10 1 एंड 7। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बी आ गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स था, यानी जिसको मैंने मैट्रिक्स सी माना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी 8 1 4, तो इसे भी लिख लेते हैं, तो 8 1 4 इस तरीके से। ठीक है, अब इनको ना मल्टीप्लाई करना है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये बनेगा -8 -5 -4, दैट इज माइनस का 17। ठीक है, फिर आपका -64 माइनस का 6 प्लस का 36, तो क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका 30 -64, दैट इज माइनस का 34। अगला आपका -80 प्लस 1 प्लस 28, तो ये क्या बनेगा 29 -80, दैट इज माइनस का 51। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है, -1/17 को हर एक एलिमेंट के साथ अंदर हम ले जाएंगे मैट्रिक्स में और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा 1, ये 2 और ये 3, और लेफ्ट हैंड साइड में हम अब मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो कि इसके इक्वल है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस डेफिनेशन विच वी कॉल बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
यानी अगर दो मैट्रिसेस सेम हैं तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल ही हैं, सेम ही हैं, तो यहाँ से इनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। x इक्वल्स 1, y इक्वल्स 2 एंड z इक्वल्स 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक बात सुनना ध्यान से, आप लोगों ने यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसके लिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है। इन वैल्यूज को अगर अपने इक्वेशन में डाल के आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इससे आपके 5 नंबर पे बिल्कुल ठप्पा लग जाएगा। कोई भी फिर उसको गलत कर ही नहीं पाएगा, आपने चेक कर लिया। वैसे चेक करने के लिए यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव जरूर होगा, क्योंकि क्योंकि इस सेक्शन में, सेक्शन 5 में हर क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिव मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहां पर भी एक अल्टरनेटिव है, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, एक मैट्रिक्स ए लूंगा जहां पर मैं एक्स वाई जेड के ना कोफिशिएंट्स लिखूंगा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ये बनेगा 3 2 -2, ये 1 2 3, और ये बनेगा 2 -1 एंड 1, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक मैट्रिक्स एक्स हम लिख लेंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल डाल देते हैं, और फिर एक मैट्रिक्स बी लिखेंगे जहां पर हम कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि हमें तो पता है कि x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। सो देयरफॉर जरा मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 2 -3 यानी 5 हो जाएगा, फिर -2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 -6 दैट इज -5, ठीक है। फिर -2, और ये क्या बनेगा, -1 -4 यानी -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका क्या बनने वाला है, 10, और ये भी 10, और ये आपका 15। तो जरा इन सबको ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या बन रहा है बच्चों, तो 20 15 यानी 35। अब ये 35 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज़ ए गारंटी कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ए इनवर्स आएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, फिर मैंने क्यों बताया, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, और क्या। चलिए अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम लोग जो ना कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर कि कंसीडर ए आई जे विद अ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देयरफॉर A11 A12 A13, ठीक है, और फिर यहाँ पर A21 A22 A23, इस तरीके से, राइट। और अभी थर्ड रो वालों का भी है, तो A31 A32 एंड A33। और यहाँ हम प्लस माइनस पहले ही लगा लेते हैं एडवांस में, ताकि हमसे गलती होने के चांस बिल्कुल ना रहें, ठीक है। अब यहाँ पर इनको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, तो A11 तो ये 5 आएगा, और ये आपका -5 बनेगा, लेकिन एक बाहर नेगेटिव पहले से है तो ये +5 होगा, और ये आपका -5, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली मैंने यहाँ से ले ली हैं डायरेक्टली, समझे, क्योंकि मैंने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। और ये ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में वही है जो हमें यहाँ लिखना होगा, है ना। प्लस माइनस का ध्यान मैंने रखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर वाले एक्चुअली कोफैक्टर नहीं है, तो क्या है, जिनको हाईलाइट किया है मैंने वो कोफैक्टर तो नहीं है, क्या है वो, कमेंट करके बताना मुझे। तो यहाँ पर आते हैं अब A21 यानी सेकंड रो में चलते हैं जरा। तो सेकंड रो में आप जाओगे तो ये क्या बनेगा, 2 एंड -2 यानी बेसिकली 0 हो जाएगा। तो -0 यहाँ बनेगा। तो -0 क्या होता है भाई, +0 ही रहने दो, मतलब 0 का कोई साइन नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। A22 में आ जाओ। तो A22 में आओगे तो क्या बन रहा है, ये A22 यानी 3 -4 यानी 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ तो -3 और -4 -7 यानी ये भी प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव पहले से ही है, ठीक है। अब A31 की बारी है। तो 3 2 6 -4 यानी 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अगले में 3 3 9 -2 यानी 9 + 2 यानी 11 हो जाएगा, एक नेगेटिव पहले से है, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाला 3 2 6 -2 यानी 4 आ जाएगा। तो अब इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर फट देनी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख देंगे।
तो वो क्या बनेगा बच्चों? सो दैट इज 5 5 माइनस 5, ये 0 7 7, और ये आपका 10 माइनस 11 4। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो बस यहाँ से ए इनवर्स भी आ जाएगा। कैसे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज 35 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या है? तो वो है 5 0 10 5 7 माइनस 11 माइनस 5 7। इस तरीके से आपका ए इनवर्स आ गया। तो अब इसे हम लोग यूज करेंगे बच्चों, देखो इस वाले इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे और इस काम को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है? हमें मिला हुआ है x इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स यानी 1/35, और यहाँ पर क्या आया था आपका? दिस वॉज 5 5 माइनस 5, दिस वॉज 0 7 7, दिस वॉज 10 माइनस 11 4। मुझे याद हो गया है एक्चुअली, है ना, 2 बार तो लिख लिया। यहाँ देखो 5 5 माइनस 5 0 7 7 10 माइनस 11 4, चेक कर लो, मैच कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट वाला मैं देखना भूल गया। 362, तो 362 यानी ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, बाहर 1/35 है, इसका भी ध्यान रखना। तो चलते हैं बेटा, ये आ जाएगा 15 प्लस 0 प्लस 20, यानी ये आपका 35। आगे चलते हैं जरा, यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका 5 3 जा 15, 7 6 जा 42 माइनस 22, तो ये आपका मिलकर 20 होगा, यानी ये भी आपका 35 हो गया। फिर नेक्स्ट यानी माइनस 15 प्लस 42 प्लस 8, यानी 50 माइनस 15, यानी ये भी 35 हो गया। अब बाहर 1/35 है ना, इसको अंदर भेजोगे, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ऐसे आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स x है ना, वहाँ पर मैट्रिक्स x की वैल्यू भी पुट कर दो, और बस अब ये लिख दो कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1, y का भी सेम वैल्यू और z का भी सेम वैल्यू। बस ये आपका आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन विच वॉज एन अल्टरनेटिव इन क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन वैल्यूज को अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में डालकर आप चेक कर सकते हैं। ये रहे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर डाल के चेक कर लो कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका आंसर सही है, ये कंफर्म हो जाएगा। समझे? पेपर में ऐसा करने या ना करने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप रफली कर लो, माइंड में कर लो, समझे, बट कर लेना चाहिए, मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। वैसे दोनों क्वेश्चंस में, 36 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपने कौन सा किया, कमेंट करके बताना मुझे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 37th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 37th में क्या बोला हुआ है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन एज। तो बेसिकली हमारे पास ये 3D का क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन लाइंस को ना नेम कर देंगे। तो एक को L1 बोल दो, एक को L2 बोल दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसमें ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर A1 बोल देंगे, ठीक है। और ये जो लेमडा के आगे लिखा हुआ है ना, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसे हम वेक्टर B1 बोल देंगे। बात समझ आ रही है? यानी A1 का मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है। और B1 का मतलब क्या हुआ? तो B1 का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया। ये तो फर्स्ट लाइन में से लिख लो। अब सेकंड लाइन में ऐसे ही इसे वेक्टर A2 बोल देंगे, 4i प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप को, और इसे आप वेक्टर B2 बोल दो, ऐसे, ठीक है। यानी ये आपका वेक्टर A2 रहा और ये आपका वेक्टर B2 रहा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना, डन। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये फाइंड करेंगे। तो A2 की वैल्यू आपको दिख रही है, A1 की वैल्यू भी आपको दिख रही है। आपको क्या करना होता है जब इनका डिफरेंस निकालोगे? तो i कैप, j कैप एंड k कैप वाले जो भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं का डिफरेंस आपको फाइंड कर लेना है रेस्पेक्टिवली। तो 4i कैप माइनस 1i कैप क्या बनेगा? बेसिकली दिस विल बी 3i कैप, 5j कैप और ये 2j कैप है ना, इनका डिफरेंस यानी क्या बनेगा आपका? 5j कैप माइनस 2j कैप यानी 3j कैप, और फिर 6k कैप माइनस 3k कैप यानी प्लस का 3k कैप। अब ये अच्छी बात है कि पूरे में से ना 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा, नहीं आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, तो फिलहाल कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले भी लिया है, ठीक है ना। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो भी ऐसा कोई पहाड़ टूटने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों निकाल रहा हूँ? जिनको पता है अच्छी बात है। तो B1 क्रॉस B2, तो B1 वेक्टर फर्स्ट लाइन में से मिलेगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर i j और k के कोफिशिएंट जो भी हैं उनको लिख दो, 1 माइनस 3 2, यहाँ पर 2 3 1।
अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो जैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप -3 और -6 यानी माइनस का 9 आई कैप, के बाद माइनस जे कैप पहले से ही, तो ये बनेगा 1 -4 यानी -3 यानी प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा। फिर आपका प्लस के कैप देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 माइनस ऑफ -6 यानी प्लस का 9 के कैप। तो बच्चों इतना होने के बाद अब हम लोग जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका डॉट हम लेते हैं b1 क्रॉस b2 के साथ। वैसे एक बात बताइए, b1 क्रॉस b2 इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है कि नहीं? मैंने तो नहीं रखा है, लेकिन आप ये बताइए कि इसको ब्रैकेट में नहीं रखा है तो गलत तो नहीं किया है? बताना मुझे कमेंट करके। अच्छा, डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड, अपार्ट फ्रॉम दैट b1 क्रॉस b2 को ब्रैकेट में रखना या ना रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं पड़ेगा? ये पूछ चुका हूं मैं आपसे, ये मुझे बताना कि b1 क्रॉस b2 को ब्रैकेट में रखने या ना रखने से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। वाई आई एम नॉट कीपिंग b1 क्रॉस b2 इन द न्यूमरेटर, दिस b1 क्रॉस b2 इन द न्यूमरेटर, वाई आई एम नॉट कीपिंग इट इन अ ब्रैकेट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास है और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी हमारे पास है, इनको पुट कर देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या होने वाला है बच्चों, तो a2 माइनस a1 दैट इज, हमने पहले से ही 3 बाहर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और 3 जानबूझ के नहीं लिखा है, लिख लूंगा, ध्यान रखना बस। b1 क्रॉस b2 में से भी 3 कॉमन आएगा, तो बेसिकली ये बनेगा देखो ऐसे, ये देखो ऐसे बनेगा -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और यहां से जो 3 कॉमन लिया, और a2 माइनस a1 वाले में से जो 3 कॉमन पहले से ही है, जो कि मैंने यहां पर फॉर्मूले में नहीं लिखा है, दोनों 3 मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएंगे, उनको बाद में लिख लूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर b1 क्रॉस b2 के लिए जो मैंने कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख लेता हूं, तो -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। और क्योंकि वो 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 अभी मैंने लिखा नहीं है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके 9 लिखने के लिए पहले ही बोल दिया था। बात क्लियर है सभी को? इतना डन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -9 का स्क्वायर यानी 81, और ये +9 और ये +81, ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर में सॉल्व करते हैं जरा, क्या बनता है देख लेते हैं। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ ही रहा है, इस 9 को तुम बाहर निकाल सकते हो मॉड से, अंदर सिर्फ अब डॉट प्रोडक्ट को कर लो फटाफट। यहाँ पर क्या आएगा, ये बनेगा आपका -3 और ये बनेगा 1 और ये बनेगा +3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 90 + 81 यानी 171। अब न्यूमरेटर में 9 इंटू 1 आने वाला है, ध्यान से देख लो। और डिनोमिनेटर में या तो 171 ही रहने दो या फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। बेसिकली क्या होता है, 19 9 जा टेबल आती है ना। चलिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में से ना ये जो 9 है ना, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये 1/3 दे देगा, ऊपर 9 पहले से ही है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब 3/√19 दिस मच यूनिट्स। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों गिवन लाइंस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, इसके अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं। तो ये देख लो भैया, अल्टरनेटिव यहाँ पर है आपके लिए। क्या करना है इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स विच इज परपेंडिकुलर टू दिस थर्ड प्लेन, ठीक है बच्चों। तो इस थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो कि शुरू के दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसे π1 बोल देंगे और इसे π2 बोल देंगे और इसे π3 बोल देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, अगर उसको प्लेन पाई बोला जाए, तो क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2 से पास करने वाला है, तो ये बनेगा π1 + लैम्डा टाइम्स π2 = 0। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों कि π1 π2 एंड π3 इन तीनों के जो भी इक्वेशंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में है, मैं इनके ना कार्टेशियन इक्वेशंस लिखने वाला हूं। वैसे π3 का कार्टेशियन इक्वेशन नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, बट एनीवे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, x + 2y + 3z - 4 = 0। ये बनेगा 2x + y - z + 5 = 0, और ये बनेगा 5x + 3y - 6z + 8 = 0, ठीक है। अब इन सभी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, चलो जरा शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपका प्लेन पाई क्या बनेगा, π1 + लैम्डा टाइम्स π2, यानी ये बना x + 2y + 3z - 4 + लैम्डा टाइम्स
2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल्स 0। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम जरा एक जगह रख लेते हैं। कहने का मतलब एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इस तरीके से, फिर ये y और ये 2 प्लस लैम्डा, फिर ऐसे ही आप z वाला कॉमन लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा, और फिर आपका बनेगा -4 प्लस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 4, ऐसे लिख दो इक्वल टू 0। यही आपका प्लेन है। तो बच्चों यही इक्वेशन आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। बस यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू पुट करनी होगी। लेकिन लैम्डा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले डी आर्स लिखने वाले हैं, द डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट। तो यहाँ पर डी आर्स ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा एंड देन 3 माइनस लैम्डा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। अब इसके बाद आप लोग डी आर्स लिख लो। किसके? तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पाई 3। तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा 5 3 माइनस 6। ठीक है, पाई 3 में से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमने लिख लिए। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, यानी प्लेन फर्स्ट है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस थर्ड प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। ध्यान है आप लोगों को ये? ठीक है, ये कंडीशन होती है फॉर द परपेंडिकुलर प्लेन्स, जहां पर a1 b1 c1 एक प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हैं, a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करना है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो ये 10 लैम्डा और यहाँ पर 3 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, यानी ये बनने वाला है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बनने वाला है आपका 19 लैम्डा। एंड देन आफ्टर आपके जो कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे, तो ये 5 और ये 6 और ये -18। तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा -7, ऑल दैट इज इक्वल टू 0, यानी प्लस का 7 कर दो, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 7/90। ठीक है बच्चों, तो लेमडा की वैल्यू तो मिल गई। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डाल के कैलकुलेशंस कर लेंगे, अपना इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं जरा बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो वी आर गेटिंग x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, यानी 14/19 हो जाएगा, प्लस y 2 प्लस लैम्डा, तो यहाँ पर तो लैम्डा की ही वैल्यू डालनी है सिर्फ, और ये आपका z 3 माइनस लैम्डा, अगेन सिर्फ लैम्डा डालो, 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा यानी 35/19 माइनस 4 इक्वल्स 0। अब पूरे को ना 19 से मल्टीप्लाई कर दो। आप एलसीएम लेकर फिर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ब्रैकेट में बनेगा 19 प्लस 14, समझे, 19 प्लस 14 दैट इज 33x हो जाएगा। यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 टू जा 38 प्लस 7 क्या होता है, तो 45 हो जाएगा, ये 45y। यहाँ पर 19 से करोगे तो 19 3 जा 57 माइनस 7 यानी 50z। यहाँ पर 19 से करोगे तो बेसिकली 35 माइनस 76 आएगा। तो 35 माइनस 76 क्या हुआ बच्चों, 35 माइनस 76 क्या होगा, जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, सो इट विल बी -41 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, या तो इक्वेशन को इसी फॉर्म में छोड़ दो, जो आपने आंसर निकाला इसी फॉर्म में छोड़ दो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब वेक्टर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है ना, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो देयरफॉर हम भी प्रेफर करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ दिया जाए। तो एक काम करो, एक स्टेप और लिख लो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका वेक्टर आर डॉट 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप माइनस 41 इक्वल टू 0 करो, या इक्वल्स 41 करो। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हमने लिख दिया। वैसे कुछ क्वेश्चंस में स्पेशली वेक्टर इक्वेशन या स्पेशली कार्टेशियन इक्वेशन पूछ लेता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है।
तो नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो यानी कार्टेशियन फॉर्म में छोड़ दो, या फिर इस फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म में छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन 37 का भी अल्टरनेटिव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, एलपीपी के ऊपर क्वेश्चन है, हमें मिनिमाइज करना है इस फंक्शन z को, और हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल से कंस्ट्रेंट्स हैं। एक काम करो, इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड बोल दो, और इनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वैसे? क्योंकि ये तो बस ये बताते हैं ना कि आपकी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पर हम लोग स्केल ले लेंगे, तो स्केल हम 2 का ले लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6, ठीक है, यहाँ पर कहीं 8, और ये रहा आपका x6, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो जाएगा इधर, ये बनेगा आपका 2, ये 4 और ये 6, ठीक है, 2 4। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इधर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसके अदरवाइज तो कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। यहाँ पर हम देख लेंगे, भाई ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, लिख ही लिया वैसे तो मैंने। तो फर्स्ट वाले का जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो फर्स्ट वाले के लिए तुम क्या करोगे, पहले इसका इक्वेशन लिखोगे, x + y = 7, ठीक है। यहाँ पर x0 तो y7 यानी यहाँ पर कहीं आएगा, और y0 तो x7 यानी यहाँ पर कहीं आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से बना देनी है इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। आप लोग स्केल पेंसिल यूज करेंगे, प्रॉपर बिल्कुल डायग्राम बनना चाहिए, लाइन बिल्कुल सीधी आनी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये कौन से वाला है, तो ये फर्स्ट वाला है, ध्यान रखना इस, ठीक है। अच्छा, इस वाले का भी देख लो, तो इसका क्या बनेगा, 2x - 3y + 6 = 0। तो यहाँ पर अगर x0 लेंगे तो y बनेगा -3y + 6 = 0, यानी y आ जाएगा -6/-3 यानी 2, यानी यहाँ से एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें x को 0 लोगे तो ये हो गया, अब y को 0 ले लो तो 2x + 6 = 0, ऐसे तो x की वैल्यू -6/2 यानी -3 आएगी, तो -3 यहाँ पर कहीं होगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये वाला लाइन पास कर जाएगा। ये सेकंड वाला है। अब हमें करनी है शेडिंग, तो शेडिंग करने के लिए हम दोनों के लिए टेस्टिंग पॉइंट 0,0 ले सकते हैं, दोनों ही इन इक्वेशंस के लिए, क्योंकि दोनों में से किसी का भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन ही ले लो टेस्टिंग पॉइंट, आसान रहेगा। पहले वाले के लिए लेकर देखो, ये देखो ऐसे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0 ≤ 7, यानी ये बन गया ट्रू, ठीक है। तो ट्रू होने का मतलब शेडिंग हम किधर करते हैं, तो टेस्टिंग पॉइंट की तरफ करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू बन जाए तो हमारे पास कंडीशन ट्रू बन गई, इसके लिए फर्स्ट के लिए, और टेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो ओरिजिन है। तो एक बार देख लो ध्यान से, ओरिजिन कहाँ पर है और आपका लाइन कहाँ है। तो शेडिंग हम ओरिजिन की तरफ करेंगे, यानी टेस्टिंग पॉइंट की तरफ करेंगे। तो मैं हल्का सा मार्किंग कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब सेकंड वाले में चलते हैं, तो सेकंड वाले में 2 × 0 - 3 × 0 + 6 > 0 मीन 6 > 0 आएगा, और ये भी ट्रू है बच्चों। तो ये भी ट्रू है, मतलब इसका शेडिंग भी टुवार्ड्स टेस्टिंग पॉइंट यानी टुवार्ड्स ओरिजिन होगा। लेकिन इसका ध्यान रखना, हमें शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है। तो करते हैं बेटा शेडिंग फटाफट। देखो इस तरीके से आपका ये शेडेड रीजन है, ठीक है। तो जो भी शेडेड रीजन आ जाएगा उसको फटाफट हम शेड कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब ये जो पॉइंट्स हैं, यानी इनको हम कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं फिजिबल रीजन के लिए, तो इनको पॉइंट ए बी सी इस तरीके से आप लिख लो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें आराम से दिख रहे हैं बच्चों, आपको भी दिख रहे होंगे, और पॉइंट सी के भी आराम से दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। लेकिन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ना जो भी इनइक्वेशंस हैं उनके जो हमने इक्वेशंस लिखे थे, यानी x + y = 7 को सॉल्व करना पड़ेगा, किसके साथ लेते हुए, 2x - 3y + 6 = 0, इसके साथ हमें x + y = 7 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, ये 3x + 3y = 21, और ये 2x - 3y = -6, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तो 5x इक्वल्स क्या आने वाला है बच्चों, ये 5x इक्वल्स क्या आने वाला है बच्चों, ये तो ये आ जाएगा आपका 15, यानी x की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, x की वैल्यू 3 बन गई, x की वैल्यू 3 यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू द इनइक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट सारे मिल गए हमें, तो हम टेबल बना लेंगे, यानी कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ओरिजिन को ही डाल दो, फिर आपका पॉइंट ए यानी जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 2 है, फिर पॉइंट बी यानी 3,4, और फिर पॉइंट सी जिसमें आपका x कोऑर्डिनेट 7 एंड y कोऑर्डिनेट 0,0 को डालोगे तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। 0,2 को डालोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या बनने वाला है, -30,
7,0 डालोगे, 13 7 जा 91, ये बीच वाला अभी रह गया। अभी आपका पॉइंट बी वाला तो रह गया, 13 3 जा 39 हो जाएगा और ये -60 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बनेगा, माइनस का 21। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी थी, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई बच्चों, एक बार देख लो फटाफट। सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो -21 है या -30 है, तो मिनिमम वैल्यू आपका ये है बेसिकली, है ना, ये वाला है। तो बस यहाँ से आंसर डिक्लेयर कर दो कि वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम व्हेन z इज इक्वल टू -30। और ये कब है मिनिमम बताना है तो बता दो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है आपसे, है ना, पॉइंट ए पे है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी एक अल्टरनेटिव पक्का दिया होगा, देखते हैं उसमें क्या बोला हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 38 का अल्टरनेटिव यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं जरा क्या है यहाँ पे। हमें कॉर्नर पॉइंट्स पहले से ही गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें आंसर करना है इन सभी को। तो सबसे पहले पूछा हुआ है वो पॉइंट जहां पर z की मिनिमम वैल्यू आएगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी वो पॉइंट बताओ। फिर हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू z की जो भी आएगी उनका सम फाइंड करना है। फिर एक डी पार्ट में हमें z इक्वल समथिंग गिवन है, हमें कुछ रिलेशन पता करना है p एंड q में, ताकि z की मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे आएगी। चलिए देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं और z की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। तो वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट यानी सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा 0,8, ठीक है। फिर आपका है 4,10, फिर है आपका 6,8, फिर है आपका 6,5, फिर है आपका 5,0 एंड ओरिजिन रह गया एक्चुअली, उसको भी लिख लो। तो ओरिजिन पे तो पहले ही 0 लिख दो भाई, है ना। अच्छा 5,0 यहाँ पर डालना शुरू कर दो बेटा, है ना। तो 5,0 तो ये आपका 15 आ जाएगा। 6,5 तो क्या बनेगा, 6 इंटू 3 यानी 18, एंड 5 डालेंगे तो -20 यानी क्या बनाइए, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। 6,8 यानी ये आपका 18 और ये -32, तो क्या बनेगा बच्चों, है ना, माइनस का 14। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा 4,10 तो 4 डालोगे तो 12 और 10 डालोगे तो -40, ये क्या बनेगा, माइनस का 28 एंड अब 0,8 तो 0,8 हम डालेंगे तो ये माइनस का 32 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है बच्चों। बात समझ आ रही है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है, ध्यान से देख लो एक बार। आपको सिर्फ ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, इसका आंसर क्या हो गया, 0,8 पे, ठीक है। फिर बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, उस पॉइंट को बताओ जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5,0 पे, ठीक है। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का सम बताओ। तो मिनिमम वैल्यू ये रही, है ना, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 15 है, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस का 17 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब डी पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या करना है बच्चों। तो डी पार्ट में जैसा कि आपसे बोला हुआ है z इक्वल टू दिस, और इसका मिनिमम यहाँ पर और यहाँ दोनों पे आ रहा है। तो देयरफॉर z एट 0,8 विल बी सेम एज z एट 4,10, ठीक है। चलते हैं जरा काम शुरू करते हैं, z में इन पॉइंट्स को डाल देते हैं। तो p इंटू 0 प्लस क्यू इंटू 8 इज इक्वल टू p इंटू 4 प्लस क्यू इंटू 10। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये बनेगा 8q इज इक्वल टू 4p प्लस 10q, ठीक है। यहाँ पर साइड चेंज कर देते हैं, तो ये क्या बनने वाला है आपका, -2q इज इक्वल टू 4p, यहीं पर छोड़ दो या फिर सिंप्लीफाई भी तो हो रहा है तो कर लो। तो -q इज इक्वल टू 2 टाइम्स p आ जाएगा, जिसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे लिख सकते हैं कि q प्लस 2p इक्वल्स 0, ऐसे लिखो, या p इक्वल्स -q/2 लिखो। ये तो बस फ्री में मजे लिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर ये चारों पार्ट का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब एक मजे की बात ये बताइए बच्चों कि आपने इस एलपीपी के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने अभी आपको दिखाया, या फिर ये वाला सॉल्व किया जहां पर ग्राफ बनाना था आपको, है ना। एक्चुअली ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन में ना, ग्राफ बनाने के लिए स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए।
मुझे लगता है नीचे वाला क्वेश्चन करते ना एल्जेब्रिक तो काम करना है उसमें, प्लस माइनस ये सब चीज़ तो करनी है, तो वो वाला काम आसान होता। वैसे भी ग्राफ बनाने में थोड़ा-सा ना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इवनिंग शिफ्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के पार्ट बी सेक्शन 5 के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। विद दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस प्री बोर्ड सीरीज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों? So बच्चों thank you very much for watching this session. Don't forget to hit the like button and share the video with all of your classmates, and also subscribe to this beautiful channel of yours. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।